अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम कंटिन्यू कर रहे थे विद आवर हीमोग्लोबिन, जिसमें मैं आपको ना गावर हीमोग्लोबिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब बेसिकली हमारे पास है पोर्टलैंड हीमोग्लोबिन। अच्छा, पोर्टलैंड हीमोग्लोबिन जो है ना, ये भी बेसिकली आपकी एम्ब्रियोनिक वेरिएंट है ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बेसिकली एम्ब्रियोनिक लेवल पर yolk sac के अंदर थर्ड वीक ऑफ प्रेगनेंसी से। ठीक है, अब इस तरीके से समझ लो कि आपकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में ना वीक्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है डिफरेंट हीमोग्लोबिन्स की सिंथेसिस। ठीक है, सबसे पहले गावर 1 बनता है, फिर गावर 2 बनता है, फिर पोर्टलैंड हीमोग्लोबिन बनता है। अब इसमें ना आपको ज़्यादा डिटेल नहीं पता होनी चाहिए, सिर्फ़ आपको इतना पता होना चाहिए सबसे पहले कौन-सा बनता है, उसके अलावा 2 कौन से वेरिएंट्स होते हैं और एम्ब्रियोनिक पीरियड के ना टोटल 3 होते हैं, गावर और पोर्टलैंड हीमोग्लोबिन। उसके बाद आ जाओ फीटल हीमोग्लोबिन पे। अब जो फीटल हीमोग्लोबिन होती है ना, दैट इज़ बेसिकली एचबीएफ। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपके पास 2 अल्फा चेन्स हो जाती हैं, 2 गामा चेन्स हो जाती हैं। लीस्ट अफिनिटी फॉर 2,3 बीपीजी इसके अंदर होती है, यानी फीटल हीमोग्लोबिन के अंदर होती है, और हाईएस्ट अफिनिटी इसके अंदर होती है फॉर ऑक्सीजन। इसका मतलब ये है कि एचबीएफ जो होता है ना, ये ऑक्सीजन को अपने साथ ज़्यादा बाइंड करता है देन एडल्ट हीमोग्लोबिन। ठीक है? और ये कब आता है? ये तब आता है जब लिवर में हेमेटोपोइसिस होती है। ठीक है? जब हमने स्टेजेस पढ़ी हैं ना, तो वहाँ पर हमने पढ़ा है कि हमारे पास इंट्रायूट्राइन लाइफ में फ्यू वीक्स में yolk sac में बनता है और मिडल ट्राइमेस्टर में बेसिकली हमारे पास हीमोग्लोबिन बनता है इन द लिवर। ठीक है? तो बेसिकली क्या होता है हमारे पास कि फीटल हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे पास तब अपीयर होता है जब लिवर के अंदर यानी थर्ड ट्राइमेस्टर में ये बनना शुरू होता है। 11 टू 12 वीक्स के अंदर फीटल हीमोग्लोबिन बिकम्स प्रीडोमिनेंट। ठीक है, एंड इट स्विचेस टू नियरली एक्सक्लूसिव ऑफ एडल्ट हीमोग्लोबिन। ठीक है, उसके बाद आपके पास एडल्ट हीमोग्लोबिन आता है। एडल्ट हीमोग्लोबिन में आता है HbA और HbA2। ठीक है, यानी 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स और 2 अल्फा या 2 डेल्टा चेन्स। ये जो HbA2 होता है ना, ये काफ़ी रेयर होता है, लेकिन आपको बस वेरिएंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू चेन स्पेसिफिकली ना, आपको एम्ब्रियोनिक और फीटल, ठीक है, इनकी चेन्स का पता होना चाहिए कि जीटा एप्सिलॉन किस में होता है, अल्फा गैमा किस में होता है। ठीक है, ये भी एक जगह पास पेपर्स में ना सवाल रिपीट हुआ है। उसके बाद आपके पास नॉर्मल वैल्यूज़ आ जाती हैं। अच्छा, ये जो नॉर्मल वैल्यूज़ है ना, अगर तो याद हो जाती हैं तो वेल एंड गुड। वैसे वो आपसे ना स्पेसिफिकली नॉर्मल वैल्यूज़ बड़ी रेयरली पूछते हैं पेपर के अंदर। फिर आ जाओ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन पे। अब जब भी हीमोग्लोबिन चेन सिंथेसिस के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है ना डीएनए लेवल पे, यानी एक स्पेसिफिक प्रोटीन जुड़ना था, उसकी जगह कोई दूसरा प्रोटीन जुड़ गया है, ठीक है? तो वो आपके पास एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, उसमें आपके पास आ जाता है एचबीएस। एचबीएस में क्या होता है कि ग्लूटामिक एसिड जो है ना, इट इज़ रिप्लेस्ड बाय वेलिन एट पोजीशन नंबर 6 इन द बीटा चेन। ठीक है, ये आपने याद करना है। फिर इसमें जब एचबीएस आता है तो उसको कहते हैं सिकलिंग, यानी सिकल सेल एनीमिया। एचबीसी होता है कि ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय लाइसिन एट नंबर 6। और एचबीई में क्या होता है कि ग्लूटामिक एसिड लाइसिन से ही रिप्लेस होता है, लेकिन 26 नंबर पे। ठीक है, यानी नंबर्स बेसिकली चेंज हो जाते हैं। एचबीएम होता है मेथीमोग्लोबिन विच कंटेन्स आयरन इन फेरिक फॉर्म रेदर देन इन फेरस फॉर्म। ठीक है, ये इसके कोई 4 एबनॉर्मल वेरिएंट्स हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन बेसिकली क्या होता है कि जो सीपीएसपी ने ज़्यादा रिपीटेड वाले हैं ना, वो उसने आपको यहाँ दिए हैं। बाकी स्पेसिफिक ना अनीमियाज़ के साथ दिए हुए हैं। उसके बाद आ जाओ डेरिवेटिव्स ऑफ हीमोग्लोबिन पे। अब बेसिकली जब हीमोग्लोबिन किसी चीज़ के साथ बाइंड करता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का क्या काम है? हीमोग्लोबिन ना एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। इसका मेन काम होता है कि इसने किसी गैस के साथ बाइंड करना है और उसको बॉडी में लेकर जाना है। नॉर्मल कंडीशंस में तो ये गैस होती है ऑक्सीजन। ठीक है, अब नॉर्मल कंडीशंस में इसके डिफरेंट वेरिएंट्स आ जाते हैं। वो वेरिएंट्स अब आपको बताए हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो नॉर्मल है कि इसमें हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है खाली हीमोग्लोबिन, यानी विदाउट ऑक्सीजन। इसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन होती है, यानी साइनोसिस हो जाता है। ठीक है,
कॉज ऑफ साइनोसिस क्या होती है? इंक्रीज लेवल ऑफ डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये लेवल आपने याद करना है। फिर आ जाओ मेथ हीमोग्लोबिन पे। मेथ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड कैन नॉट बी डिटेक्टेड वाई कन्वेंशनल पल्स ऑक्सीमेट्री। ठीक है, अब बेसिकली उसने ये आपको बताया है कि एक पल्स ऑक्सीमीटर होता है ना, तो वो आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करता है। ठीक है, लेकिन उससे हम मेथ हीमोग्लोबिन नहीं चेक कर सकते, ये उसने आपको जस्ट एक सिंपल पॉइंट बताया है। अब इसमें उसने आपको एक और चीज बताई है, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन एक सेपरेट प्रोटीन है, इसमें नहीं आता, लेकिन उसने आपको ना यहाँ सेपरेटली ये बता दिया है कि मायोग्लोबिन बेसिकली एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है विच इज फाउंड इन स्केलेटल मसल। ठीक है, अब ये उसने यहाँ क्यों मेंशन की है? उसने यहाँ इसलिए मेंशन की है कि जो मायोग्लोबिन होती है ना, वो स्ट्रक्चरली रिजेंबल करती है विद हीमोग्लोबिन, लेकिन इट बाइंड्स विद वन रेदर देन 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो थी हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करती थी ना, तो मायोग्लोबिन एक के साथ बाइंड करती है, ये आपने याद रखना है। साथ ही स्केलेटल मसल में होती है, ये आपने याद रखना है। अब बेसिकली क्या होता है कि इसका जो डिसोसिएशन कर्व होता है ना, यानी मायोग्लोबिन हीमो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगी, फिर वो ऑक्सीजन रिलीज होगी, तो वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप के अंदर होता है, यानी बेसिकली ना इस तरीके की कह लो उसकी शेप बनती है, रेक्टेंगल टाइप सी। ठीक है, रेदर देन सिग्मोइड कर्व। क्यों? क्योंकि बेसिकली इसका जो कर्व होता है ना, वो ज्यादा लेफ्ट साइड की तरफ होता है। अब लेफ्ट साइड की तरफ तब होता है कर्व जहां पर उसकी लो बेसिकली रिलीज हो। ठीक है, यानी वो रिलीज कम हो रहा है। ठीक है, तो इट रिलीजेस ऑक्सीजन ओनली एट लो PO2 लेवल्स, बट PO2 इन एक्सरसाइजिंग मसल इज क्लोज टू जीरो। वही उसने आपको आगे बता दिया है कि बेसिकली अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी ना ऑक्सीजन वैल्यू, बहुत ज़्यादा, तो इमरजेंसी केसेस के अंदर ये मायोग्लोबिन अपना ऑक्सीजन लेवल रिलीज करती है। मायोग्लोबिन कंटेंट इज ग्रेटेस्ट इन मसल स्पेशलाइज फॉर सस्टेन्ड कंट्रैक्शंस, ये आपका MCQ पॉइंट है। ठीक है, द मसल ब्लड सप्लाई इज compressed ड्यूरिंग सच contractions and myoglobin may provide oxygen when blood flow is cut off। ठीक है, यहाँ तक हमने एक जनरल कर लिया है हीमोग्लोबिन के बारे में। किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन पे। अब जैसे हमने किया था ना कि हमारे पास आरबीसीज कैसे बनते हैं इरिथ्रोपोइसिस से, उसी तरीके से हमारे पास हीमोग्लोबिन भी बनता है। अब इसका ना एक पूरा का पूरा साइकिल होता है। ठीक है, पूरा साइकिल या उस पूरे साइकिल का किस तरीके से मैकेनिज्म वर्क करता है, या कह लो कि जितने आपकी बॉडी के अंदर ये एनर्जी साइकिल्स होते हैं, ठीक है, ये आपको फुल पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसकी जगह पर क्या होता है कि उसने आपको ना यहाँ पर छोटे छोटे स्टेप्स दे दिए हैं जो आपके पेपर में कह लो कि इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है ना, वो बनता है इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड द साइटोसोल ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी दो जगह पर ये बनता है पार्ट्स में ब्रेक डाउन होके। ठीक है, यही चीज उसने आपको ना डायग्राम में भी कह लो कि एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है कि हीमोग्लोबिन जो है वो दो पार्ट्स में बनता है। ठीक है, कैसे दो वो पार्ट्स में बनता है कि ये हीम और ग्लोबिन दो चेन से बना होता है। ठीक है, बुक में आपको छोटा करके लिखा हुआ है, उतना ही लिखा है जितना आपको याद करने की जरूरत है, आपने ये बुक वाले याद करना है। ठीक है, मैं आपको डिटेल में इसलिए करा रही हूँ कि चलो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। बेसिकली हीमोग्लोबिन बनता है दो चेन से, हीम और ग्लोबिन। ठीक है, हीम के जो पार्ट्स होते हैं ना, वो बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल में, और ग्लोबिन जो होता है ना, वो सिर्फ आरबीसीज के साइटोसोल में बनता है। उसके बाद ये दोनों कंबाइन करके बना देते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि मोस्टली ये स्टेप्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। आपको ये पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा ना हीमोग्लोबिन साइटोसोल ऑफ आरबीसीज में भी इसका कुछ पार्ट होता है रिएक्शन का, ताकि अगर पेपर में आपको माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन ना नजर आए और साइटोसोल का ऑप्शन दिया हो, तो आपने सेकंड बेस्ट उसको क्लिक करना है, बेशक माइटोकॉन्ड्रिया के आगे लिख लो ये। अब स्टेप्स इसमें बेसिकली क्या होते हैं कि आपके पास जो सबसे पहला मॉलिक्यूल होता है ना, वो होता है सक्सिनाइल को ए। ठीक है, एसिटिक एसिड जो होता है ना, वो बनता है इनटू सक्सिनाइल को ए, और वो सक्सिनाइल को ए बाइंड करता है विद ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स।
ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स बस के साथ। इसमें- जी जी। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ मैम, आपने माइटोकॉन्ड्रिया में वो बेस्ट ऑप्शन वाली जो बात बताई थी वो जरा दोबारा बता दें मैम। अच्छा, अगर आपको पेपर में सवाल आता है ना, प्राइमरी साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, तो फिर आपने माइटोकॉन्ड्रिया चूज करना है। ठीक है। अगर सपोज सीपीएसपी सही मैम। आपको ऑप्शंस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं देता, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देते हैं वो इस सवाल को, उसने माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया आपको ऑप्शंस में, तो फिर सेकंड बेस्ट ऑप्शन आप चूज करते हो साइटोसोल, ठीक है, यानी साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसीज। ये आपका सेकंड बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की जो चेन बनती है ना, उसमें से कुछ पार्ट, मेजर पार्ट जो होता है वो बनता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और थोड़ा सा स्टेप्स जो होते हैं ना वो बनते हैं आपके आरबीसीज के अंदर। ठीक है। तो सेकंड बेस्ट आपका ऑप्शन जो है ना ठीक हो वो गया ये मैम। है। उसके बाद उसने आपको रिएक्शंस बताए हैं ठीक हो कि गया, थैंक यू कैसे। मैम। यू वेलकम। एसिटिक एसिड से सक्सिनाइल कोए बनता है, सक्सिनाइल कोए और ग्लाइसिन बना मिल के पायरोल बनाते हैं। पायरोल आपके पास एक फुल कंप्लीट मॉलिक्यूल आ जाता है, 4 पायरोल मॉलिक्यूल्स मिल के फिर कंबाइन होते हैं इनटू पोरफायरिन्स। ठीक है। पोरफायरिन जो होती है ना, ये बेसिकली कंबाइन करती है फिर आयरन के साथ, और इस तरीके से हीम बनता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मेशन ऑफ हीम वाला स्टेप है। उसके बाद आपके पास क्या होता है, हीम और ग्लोबिन मिलकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं, और फिर हीमोग्लोबिन की चेन्स होती हैं, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन मिलकर के एक हीमोग्लोबिन एडल्ट मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है। द पोर्शन ऑफ द बिलीरुबिन दैट गिव्स पेल कलर टू द फीसेस इज स्टर्कोबिलिन। इस सब में से अब आपका एमसीक्यूज क्या क्या है? ठीक है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया वाला एमसीक्यू है, एक ये स्टर्कोबिलिन वाला एमसीक्यू है। ठीक है, ये इस सब में से आपके जो है ना वो सारे एमसीक्यूज हैं। ठीक है, ये जो रेट लिमिटिंग है, इसकी सारी डिटेल ना वो आपसे पेपर में नहीं पूछते, लेकिन मैंने आपको जस्ट ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया ताकि जब आप बुक में से इसको अलहदा से पढ़ो तो आपको ये ना लगे कि ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, वरना सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन जो है ना वो पेपर में बड़ा रेयरली आता है, क्योंकि इसमें पैथोलॉजी में इतने सवाल बन जाते हैं कि ये अलहदा से जो है ना ये पेपर में इतना नहीं आता। ठीक है। अब हमने आरबीसीज भी कर ली हैं, आरबीसीज के अंदर का हीमोग्लोबिन भी कर लिया है, अब हमने करना है आयरन। ठीक है। बेसिकली आयरन इज मेनली लोकेटेड इन द हीमोग्लोबिन। ठीक है, 65% हीमोग्लोबिन के अंदर होता है, 4% ये होता है बाकी प्रोटीन्स में, जैसे मायोग्लोबिन हो गए, 10% जो होता है ये अब्जॉर्ब होता है। ठीक है। ये वैल्यूज परसेंटेजेस की आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेल और फीमेल की जो है ना वो अक्सर कुछ पेपर्स में पूछी गई हुई हैं, तो मेल और फीमेल की याद कर लो। इसमें सबसे बेस्ट है कि डबल ए। ठीक है, वैल्यूज जो इस तरह की होती है ना कंट्रोवर्शियल वैल्यूज, वो आप डबल ए से हमेशा फॉलो किया करो। ठीक है, क्योंकि डबल ए सबसे क्लोजेस्ट होती है आपकी सीपीएसपी की को, तो जब डबल ए के स्टार्ट में आयरन की वैल्यूज लिखी हुई है ना वो आपने फॉलो करनी है। ठीक है। बुक में यहाँ पर नसीम शहजाद में तो यही लिखी हुई है कि फीमेल में 2.4 ग्राम होती है, मेल्स में 4 ग्राम होती है। आयरन अब बाइंड करती है विद हीमोग्लोबिन। आयरन इज स्टोर्ड इन पेरेन्काइमल टिश्यू इन द सॉल्युबल फॉर्म फेरेटिन। इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ आयरन इज बेसिकली हीमोसिट्रिन। ठीक है। अच्छा, एक तो सॉल्युबल फॉर्म याद करनी है, दूसरा हीमोसिड्रिन। अब ये हीमोसिड्रिन में भी एक कैच आती है, हीमोसिड्रिन और हीमोक्रोमेटोसिस। ठीक है, ये दोनों इनसॉल्युबल फॉर्म्स हैं आयरन की। द इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ आयरन विच डज नॉट कॉज टिश्यू डैमेज इज हीमोसिड्रिन। जब आयरन की इतनी ज़्यादा इनसॉल्युबल फॉर्म हो जाए कि वो टिश्यूज़ में भी जाना शुरू कर दे और टिश्यूज़ को डैमेज करना शुरू कर दे, तो उसको कहते हैं हीमोक्रोमेटोसिस। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ। हीमोसिड्रिन वो इनसॉल्युबल फॉर्म है आयरन की जो टिश्यू डैमेज नहीं करती। सपोज बॉडी में थोड़ा सा कोई बंदा ऐसा है जो आयरन डाइट ज़्यादा लेता है, ठीक है, उसकी बॉडी में आयरन लेवल एक्सेस में आ जाता है, तो थोड़ा सा इनसॉल्युबल फॉर्म भी हो गई आयरन की, वो उसके पास हीमोसिड्रिन की लेवल में स्टोर हो गई है। ठीक है। अगर एक बंदे को पैथोलॉजी है और उसकी बॉडी में आयरन
टेक अप ही नहीं हो रही और इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो सवेयर लेवल्स तक ज़्यादा हो गई है, ठीक है? तो उस बंदे के लिए जो आयरन की इनसॉल्युबल फॉर्म होगी, वो होगी हीमोक्रोमेटोसिस, ठीक है? ये दोनों में फ़र्क है, ये एक जगह पे पास पेपर्स में आया भी हुआ है सवाल, ठीक है? मेन रेगुलेटर ऑफ आयरन एब्जॉर्प्शन इज़ हेप्सिडिन। हेप्सिडिन बेसिकली एक प्रोटीन होता है जो कि लिवर से बनता है, ठीक है? इसका क्या फंक्शन होता है कि ये रेगुलेट करता है आयरन एब्जॉर्प्शन को, ठीक है? डेली लॉस ऑफ आयरन मेल्स में 1 ग्राम होता है, फीमेल्स में 2 ग्राम होता है, ये वैल्यूज़ भी याद करनी है आपने, ठीक है? आयरन टेबलेट टेकन ऑन एन एम्प्टी स्टमक व्हिच हेल्प्स द बॉडी टू बी एब्जॉर्ब बेटर। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये पेपर में इस तरीके से आता होता है कि वो आपसे पूछ लेते हैं, फीमेल है, प्रेग्नेंट है, ठीक है? उसको अब आयरन की सप्लीमेंट्स देने हैं, तो उसको किस चीज़ के साथ सबसे बेहतर तरीके से आप आयरन सप्लीमेंट्स दोगे? विटामिन सी के साथ, इसका आंसर होता है विटामिन सी, ठीक है? विटामिन सी हेल्प्स इन आयरन एब्जॉर्प्शन। एक तो ये एमसीक्यू आ जाता है। दूसरा एमसीक्यू आ जाता है कि फीमेल है, वो आयरन ले रही है, तो कौन से क्या जो कह लो न्यूट्रिएंट की उसमें एब्जॉर्प्शन हैम्पर हो जाती है, या आयरन डिक्रीजेज एब्जॉर्प्शन ऑफ विच न्यूट्रिएंट, ठीक है? किसी को ये इसका आंसर पता है? अगर किसी ने ये एमसीक्यू देखा हो। सिनेरियो कुछ इस तरीके से आता है कि फीमेल है, वो आयरन ले रही होती है और फिर उसने पूछा होता है कि कौन सा दूसरा न्यूट्रिएंट है जिसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी क्योंकि ये आयरन ले रही है। अच्छा, अगर किसी को नहीं पता तो बेसिकली कैल्शियम होता है। विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करता है और आयरन कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है। ये दोनों पास पेपर्स में सवाल आए हुए हैं, ठीक है? बेस्ट इंडिकेटर ऑफ सीरम आयरन सीरम फेरेटिन होता है। उसके बाद आपके पास आयरन डिमांड प्रेगनेंसी के अंडर 800 mg, ये वैल्यू भी याद करनी है, स्पेशली जिनका गायनी का पेपर है ना, उन्होंने आयरन की सारी वैल्यूज याद करनी है। अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ बॉडी आयरन इज फाउंड बाउंड टू हीमोग्लोबिन, ठीक है? फेरस फ्यूमरेट हैज़ अप्रोक्सीमेटली 33% ऑफ एलिमेंटल आयरन, फेरस सल्फेट हैज़ 20%। अब ये बेसिकली आपको ना ये वैल्यूज जो परसेंटेजेस है ना, वो जितनी मैंने मार्क कराई है ना सिर्फ उतनी याद करनी है, ठीक है? उन्होंने भी जिनका गायनी का पेपर है उन्होंने भी इतनी याद करनी है, ठीक है? अब ये परसेंटेजेस याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये उसने आपको सिर्फ ये बताया है कि आयरन के सप्लीमेंट्स में हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं, फेरस फ्यूमरेट होता है, फेरस सल्फेट होता है, फेरस ग्लूकोनेट होता है। इसमें से सबसे बेहतर आपके पास फेरस फ्यूमरेट होता है, ठीक है? फर्स्ट लेवल पर। वो नहीं मिल रहा तो फेरस सल्फेट है, और वो भी नहीं मिल रहा तो फिर फेरस ग्लूकोनेट है, ठीक है? फिर अब आ जाओ पैथोलॉजी पे। अब उसने सबसे पहले आपको जो पैथोलॉजी दिया है वो उसने दिया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है कि बॉडी में आयरन की कमी की वजह से हीमोग्लोबिन जो है वो कम है, उसकी वजह से एनीमिया हो गया है, ठीक है? अब इसमें क्या-क्या चीज़ें याद करनी है? हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक, मोस्ट कॉमन एनीमिया है ओवरऑल, ठीक है? अब इसमें फाइटेट्स, टेनेट्स, फॉस्फेट्स, ऑक्सलेट्स और कार्बोनेट्स, दे ऑल हैव नेगेटिव इन्फ्लुएंस और आयरन एब्जॉर्प्शन। ये आपको पता होना चाहिए, वैसे वो पेपर में ना ये नहीं पूछता होता। विटामिन सी, सिट्रेट एंड ग्लूकोज हेल्प टू कन्वर्ट फेरस, ठीक है, फेरिक इनटू फेरस, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? रिड्यूस फेरस डायरेक्टली रीअब्सॉर्ब्ड इन द ड्यूडेनम, यानी बेसिकली विटामिन सी, सिट्रेट और ग्लूकोज, ये 3 चीज़ें होती हैं जो आयरन की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कराती हैं, ये याद करने हैं। इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन मेनली अकर्स इन फेरस फॉर्म, ठीक है? उसके बाद बेसिकली मोस्ट अबंडेंट ये होती है मीट के अंदर, ठीक है? अच्छा, अब एक सवाल, ये सारे वैसे तो आपके ना बायोकेमिस्ट्री में भी आ जाते हैं, ठीक है? अगर आपको डबल ए में ये इस चैप्टर में नहीं मिलेंगे ना, तो ये बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर में होते हैं पॉइंट्स। बेसिकली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम डाइट में इंक्लूड करते हैं विटामिन के लिए, ठीक है? बाय बुक, आपकी बुक के अकॉर्डिंग मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ आयरन जो आपके पास होती है ना फेरस फॉर्म के लिए, वो मीट होती है,
प्लांट्स में मोस्ट अबंडेंट होती है फेरिक फॉर्म में। सीपीएसपी के पेपर में जब भी वो आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का सवाल देता है ना, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा वो रिपीट करता है विटामिन के वाला सवाल। अगर विटामिन के नहीं है ऑप्शंस में तो फिर आयरन की तरफ जाना है, लेकिन ज्यादातर यही होता है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर अ सोर्स ऑफ विटामिन के। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है HbM बाइंड्स विद द फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन। ठीक है, ये HbM ना मेथियोमोग्लोबिन की बात की गई है। आयरन स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ फेरिटिन एंड ट्रांसफॉर्म्ड बाय ट्रांसफेरिन। ये आपका MCQ है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी आपके पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। फिर आयरन पॉइजनिंग पे आ जाओ। ठीक है, वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ फेटेलिटी फ्रॉम टॉक्सिकोलॉजिक एजेंट इन चिल्ड्रन इज बेसिकली आयरन पॉइजनिंग। ठीक है, इसमें मैकेनिज्म क्या होता है, सेल डेथ हो जाती है ड्यू टू परऑक्सीडेशन ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स। एक्यूट फॉर्म ऑफ आयरन पॉइजनिंग में गैस्ट्रिक ब्लीडिंग होगी, क्रॉनिक फॉर्म में मेटाबॉलिक एसिडोसिस लीडिंग टू जीआई ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशंस हैं आयरन पॉइजनिंग की। ठीक है, यानी सपोज बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्सेस फॉर्म में आयरन हो गया है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन बताइए आपको। अच्छा, आयरन की लेटर्स का पेपर में इसमें से ना आयरन पॉइजनिंग के टॉपिक में से ये 2 MCQs हैं। ठीक है, साथ वो आपसे आयरन किलेशन का पूछ लेता है कि बेस्ट ड्रग कौन सा होता है आयरन किलेशन थेरेपी में, तो वो होता है डेफरॉक्सामीन। ठीक है, डेफरॉक्सामीन या डेफ्रासिरॉक्स जो होता है ये ड्रग होता है ऑफ चॉइस फॉर आयरन पॉइजनिंग या आयरन टॉक्सिसिटी। उसके बाद हमारा आज का जो लास्ट अब हमारा टॉपिक है एरिथ्रोपोइटिन तक हम आज करेंगे, पैथोलॉजी हम कल करेंगे। उसमें हमारे पास आ जाता है ESR। सबसे पहले ESR बेसिकली होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारे पास ना एक मशीन होती है जो कि इन सारे सेल्स को स्पिन करती है। उस मशीन में जो सेल सबसे पहले बैठता है उसका टाइम देखा जाता है, फिर कौन सा बैठता है, फिर कौन सा बैठता है। अब इसमें एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं ना वो किस टाइम पे नीचे बैठते हैं ना, उसको कहा जाता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। It is basically in presence of an anticoagulant. The rate of settling down of RBCs in a specimen of blood which is allowed to stand in a glass tube of uniform bone is called ESR। ये उसने आपको डेफिनेशन भी दे दी है। ठीक है, कि ESR बेसिकली क्या होता है कि कितनी जल्दी RBCs जो है वो नीचे बैठते हैं। RBCs settle down because they are heavier than plasma. ESR is enhanced by Rolex formation। ये जो Rolex formation है ना ये आपका पेपर का MCQ है, ये पूछ लिया जाता है ESR के हवाले से। फैक्टर्स इंक्रीजिंग ESR और डिक्रीजिंग ESR याद करने हैं। सपोज किसी को सारे नहीं याद होते तो उसने कम से कम भी ना जो रोलेक्स फॉर्मेशन है वो याद करना है, अल्फा ग्लोबुलिन वो याद करना है। फैक्टर्स डिक्रीजिंग ESR में से आपने कार्बन डाइऑक्साइड, एल्ब्यूमिन ये लाजमी याद करने हैं। वैसे तो सारे कर लो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि कोई भी आ सकता है, लेकिन अगर वो सारे नहीं याद होते तो मैंने आपको वो बताए हैं जो पास पेपर्स में ना रिपीट हुए हुए हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस ESR की क्या होती हैं। ESR इज लोएस्ट इन न्यूबॉर्न्स, इट इंक्रीजेज इन प्रेगनेंसी आफ्टर 3 months और इट इंक्रीजेज इन ओल्ड एज। ये भी आपने याद करना है। फिर आ जाओ लेड पॉइजनिंग पे। अब लेड बेसिकली आपके पास ना मेटल होता है। सवेयर लेड पॉइजनिंग इज ट्रीटेड विद सक्सिमर। ये इसका आपके पास जो है एंटीडोट है। ठीक है, ये सक्सिमर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और एक मेटल किलेटर होता है। ये आपको पता होना चाहिए, याद करना है। डायग्नोस्टिक टेस्ट लेड पॉइजनिंग का क्या है, लेड लेवल्स मेजर किए जाते हैं ब्लड में भी यूरिन में भी। लेड पॉइजनिंग कॉजेज ALA सिंथेज डेफिशिएंसी। अब बेसिकली ना उसने आपको ये बताया है कि लेड पॉइजनिंग क्यों बॉडी में डेंजरस है, क्यों हमारे पास सिर्फ लेड पॉइजनिंग से ही हम कहते हैं, कॉपर पॉइजनिंग क्यों नहीं, ब्रास पॉइजनिंग क्यों नहीं, ये सारी चीज़ें क्यों नहीं। बेसिकली ना हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है अमाइनो लेवोलेनिक एसिड। ठीक है, ALA। ALA क्या करता है, इसका एक रोल होता है हीम प्रोडक्शन में। हीमोग्लोबिन पढ़ा है ना कि उसमें हीम बनता है, तो हीम प्रोडक्शन में ALA का रोल होता है। अब जब ALA डेफिशिएंट होगा तो हीम नहीं बनेगा, हीम नहीं बनेगा तो ऑटोमेटिकली हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। तो इसकी वजह से आपके पास जो होता है ना वो लेड पॉइजनिंग के सिम्टम्स आते हैं। क्या सिम्टम्स आ जाएंगे, हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा, ये याद रखना है। अनीमिया, बेजोफिलिक स्टिपलिंग,
कॉन्स्टिपेशन, कॉलिक पेन, रिस्ट ड्रॉप, एनकेफेलोपैथी, फेशियल पिलर। ठीक है, अनीमिया की वजह से ये इस टॉपिक में ऐड हुआ है। ये सारे के सारे जो इसके फीचर्स हैं ना, ये आपने याद करने हैं। ALA सिंथेज आपने याद करना है। उसके बाद लास्ट जो हमारा टॉपिक आज का है वो है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन मैंने आपको पहले भी बताया है, बेसिकली एक प्रोटीन होता है। ये सिक्रीट होता है फ्रॉम इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ किडनी। इन इंटरस्टिशियल सेल्स का नाम होता है पेरिटिब्यूलर सेल्स। ठीक है, ये पेरिटिब्यूलर सेल्स भी साइड पे लिख लो, ये MCQ आ जाता होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलर्स फॉर रिलीज ऑफ एरिथ्रोपोइटिन इज हाइपोक्सिया। जी, काली 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 की तो बेट चलते। अच्छा, बेसिकली ना स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलस फॉर रिलीज ऑफ एरिथ्रोपोइटिन हाइपोक्सिया है। मैकेनिज्म ऑफ एरिथ्रोपोइटिन क्या है कि ये एरिथ्रोपोइटिन रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है, विच इज जैक स्टैट काइनेज। ये रिसेप्टर्स का नाम याद करना है, ये भी पेपर में आते होते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि डिक्रीज एरिथ्रोपोइटिन लेवल्स आर सीन इन एंड स्टेज रीनल डिजीज। क्यों? क्योंकि एंड स्टेज रीनल डिजीज में किडनी जो होती है वो सेलुलर लेवल पर डैमेज होता शुरू हो जाती है। जब किडनी के सेल्स डैमेज होंगे तो वो एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनाएंगे, जिसकी वजह से एरिथ्रोपोइटिन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आज का हमारा जो लेक्चर है ना वो खत्म हो गया है। यहाँ